सर इसका थोड़ा सा साइड करना। हाँ जी। सभी को नमस्कार। जैसे कि सबको विदित है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हिमाचल प्रदेश जो असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके इलेक्शंस जो हैं 2022 के वो डिक्लेयर कर दिए हैं और कल उन इलेक्शंस की अनाउंसमेंट होगी है। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक प्रेस वार्ता में 3 बजे जो ये चुनाव हैं उनकी जो घोषणा की है और इसमें जो शेड्यूल है चुनावों का उसमें 17 तारीख को जो हमारी गजट नोटिफिकेशन है वो इशू की जाएगी और जो लास्ट डेट है नॉमिनेशंस करने की 25 तारीख को रखा गया है। इसका मैं सभी को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। ये तात्पर्य ये है कि 25 तारीख को ही नहीं नॉमिनेशंस होंगे, परंतु जब जिस दिन गजट नोटिफिकेशन होगी 17 तारीख को, उससे लेकर 25 तारीख तक नॉमिनेशंस कर सकते हैं। परंतु क्योंकि 22 तारीख एक 4th सैटरडे है और 23 तारीख एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत एक हॉलीडे है और 24 तारीख को भी एक पब्लिक हॉलीडे है, तो इन 3 दिन जो नॉमिनेशन है वो नहीं ली जाएगी। तो 25 तारीख तक जो नॉमिनेशंस हैं वो जिला कांगड़ा के अंदर ली जाएंगी और जो स्क्रूटनी है नॉमिनेशंस की वो 27 अक्टूबर तक उसको कर लिया जाएगा और लास्ट डेट जो नॉमिनेशंस को विड्रॉ करने के लिए है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा 29 अक्टूबर को रखा गया है। और साथ ही साथ जो हमारी पोलिंग है, जो हमारी वोटिंग है वो 12 नवंबर को एकम्प्लिश की जाएगी और जो काउंटिंग है वो 8 दिसंबर को अपना की जाएगी और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के प्रोविजंस हैं वो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इलेक्शन जो है 10 दिसंबर तक जो हमारे एमसीसी के जो गाइडलाइंस हैं वो इन्फोर्स रहेंगी। और जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ही अनाउंसमेंट हुई है इलेक्शंस की कल, वैसे ही जो आचार संहिता के जितने भी प्रावधान हैं वो इन्फोर्स हो चुके हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पूरे ज़िले के अंदर लग चुका है और पूरे ज़िले भर के अंदर 15 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जिसमें 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज इंदौरा, जयसिंहपुर और बैजनाथ ये ऐसी रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। बाकी 12 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो जनरल कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। और हमारे जो अभी स्पेशल समरी रिवीजन हुआ है उसमें ज़िला कांगड़ा के अंदर बहुत अच्छा कार्य स्वीप के जो नोडल अधिकारी हैं एडीसी मैडम द्वारा किया गया है और इसमें इस समय हमारा जो टोटल जो काउंट है वो 13,06,770 इलेक्टर्स 10 अक्टूबर तक हमारे जो इलेक्टोरल रोल के अंदर आ चुके हैं। और क्योंकि चुनावों की जो अनाउंसमेंट हो चुकी है तो 10 दिन पहले जो लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन होता है यानी कि 25 अक्टूबर से 10 दिन पहले यानी कि आज दिन तक जितने भी फॉर्म्स और सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स को मिले हैं उनको प्रोसेस किया जाएगा और इसके उपरांत जो माइनर चेंजेस हैं इलेक्टोरल रोल के अंदर सप्लीमेंट के रूप में प्रकाशित की जाएंगी। यदि हम मेल फीमेल जो ब्रेकडाउन की बात करते हैं तो 13,06,770 में से ऑलमोस्ट 67.67 जो लोग हैं 6.56 लाख मेल्स हैं और 6.49 लाख फीमेल वोटर्स हैं। सर्विस इलेक्टर्स की हम बात करें तो 21,746 सर्विस इलेक्टर्स पूरे ज़िले के अंदर जो हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश हुआ है 10 अक्टूबर को उसके अंदर दर्ज हैं। यंग इलेक्टर्स की अगर हम बात करें जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे 18 से 19 वर्ष के, वो 34,926 पूरे ज़िले के अंदर एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कार्यक्रम सभी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, ITIs हैं, जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं वहाँ पे किया गया। जो हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनका जो आंकड़ा है जो उनको मार्क किया गया है इलेक्टोरल रोल के ऊपर वो 10,692 ऐसे इलेक्टर्स हैं जो डिसेबल्ड हैं, दिव्यांगजन हैं और उनके लिए भी जैसे मैं आगे बताऊंगा एक स्पेशल व्यवस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा की गई है। और जितने हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं 80+ जिनको हमने जो 12D की सुविधा देनी है वो भी 35,575 जो है वो दर्ज हैं एज ऑन 10th of October 2022। और इस बार जो एपिक कार्ड है वो फोटो एपिक कार्ड है, फोटो इलेक्टोरल जो रोल है उसके माध्यम से उसको इशू किया जाना है और सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स को डायरेक्शंस दी गई हैं कि सभी जो मतदाता हैं उनको एक जो फोटो वोटर स्लिप और साथ में एक जो एपिक कार्ड है जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड है इलेक्टोरल उसको भी अपना सभी जो वोटर्स को दें। और साथ साथ इस बार 12D की भी जो सुविधा है जो लोग PWD हैं, जो दिव्यांगजन हैं वोटर्स हमारे और जिनकी बेंचमार्क जो डिसेबिलिटी है यानी कि 40% से ज़्यादा डिसेबल्ड हैं वो लोग और ऐसे लोग जो ऐसे वोटर्स हमारे जो 80+ हैं उनके लिए एक होम वोटिंग का भी प्रावधान किया गया है। वैसे तो उन सभी लोगों के लिए जो हमारे पोलिंग स्टेशन हैं उनके ऊपर स्पेसिफिक टीम्स लगाई जाएंगी, व्हील चेयर्स वगैरह का प्रावधान किया जाएगा और उनको वहाँ पे वोटिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको पूरा फैसिलिटेट भी किया जाएगा। परंतु यदि इन दोनों कैटेगरीज में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि वो पोलिंग स्टेशन के ऊपर आके वोट नहीं डाल सकते
तो उनको फॉर्म 12D है वो BLO के माध्यम से इन लोगों को दिया जाएगा और उनको ये ऑप्शन भी दी जाएगी क्या वो अपना जो मत है वो घर बैठे जो उसका मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं कि नहीं। और ये जो अपना जितना भी ये सिस्टम है ये लगभग इस मंथ के एंड तक पूरा हो जाएगा ताकि जब हमारी डेट ऑफ पोलिंग है उससे वेल इन एडवांस जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस रहती हैं उसको अकम्प्लिश कर लिया जाएगा। और यदि हम पोलिंग स्टेशंस की बात करते हैं तो पूरे जिला के अंदर 1625 पोलिंग स्टेशंस हैं और ये इसमें जो सिंगल लोकेशन पोलिंग स्टेशंस हैं वो 1152 है इसमें, यानी कि एक बिल्डिंग के अंदर एक ही पोलिंग स्टेशन लोकेटेड है। और ऐसे पोलिंग स्टेशन जहां पर एक बिल्डिंग के अंदर 2 पोलिंग स्टेशन लोकेटेड हैं वो 446 है और ऐसे पोलिंग स्टेशन जहां पर एक बिल्डिंग के अंदर 3 पोलिंग स्टेशन लोकेटेड हैं वो 27 ऐसे पोलिंग स्टेशन पूरे जिला कांगड़ा के अंदर है। ये प्राइमरीली अर्बन एरियाज के अंदर है जहां पर जो एक पॉपुलेशन डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा देखने में आती है। हमारे यहाँ 2 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहां पर बाय रोड की कनेक्टिविटी पोलिंग पार्टीज और हमारे जो EVM के लिए वो नहीं रहेगी। एक सबसे पहले तो 8 फतेहपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 106 सत कुथेड़ नाम का एक पोलिंग स्टेशन है और ये एक आइलैंड पे लोकेटेड है। यहाँ पे जो पोलिंग पार्टी है वो एक बोट के माध्यम से उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और सिमिलरली 20 बैजनाथ जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके अंदर 99 बड़ा बंगाल का एक ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन है। इसमें लगभग 45 वोटर हैं और बाकी इसका जो मेन पोलिंग स्टेशन है वो बीड में लोकेटेड है। और यहाँ पे भी जो हमारी पोलिंग पार्टी और EVMs हैं उनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो ट्रांसपोर्ट है वो किया जाता है। और इन सभी पोलिंग स्टेशंस पर जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो टॉयलेट्स की हो, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर की हो, इलेक्ट्रिसिटी की हो, रैंप की हो, ये सारी जो है वो SDMs के माध्यम से, रिटर्निंग ऑफिसर्स के माध्यम से सुनिश्चित की गई है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसे जो वोटर्स हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, मोर देन 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी, और या फिर ऐसे सीनियर सिटीजन वोटर जो मोर देन 80 ईयर्स के हों, उनको प्रावधान होम वोटिंग का भी दिया जाएगा। परंतु ये देखने वाली बात रहेगी कि यदि उन्होंने कंसेंट होम वोटिंग के लिए दी है और वो बाद में अपना मन बदलते हैं और कहते हैं कि हमने वहां पे जाके वोट करनी है, वो संभव नहीं होगा क्योंकि जिसको एक बार 12D का फॉर्म दे दिया गया है उसका इलेक्टोरल रोल के अंदर PB मार्क कर दिया जाएगा और उनको फिजिकली वहां जाके पोलिंग है वो अलाउ नहीं की जाएगी। क्योंकि हमारे जो पिछले चुनावों में एक्सपीरियंस रहा है उसमें कई केसेस ऐसे भी आते हैं कि जिन्होंने पहले PB के लिए ऑप्ट कर लिया है परंतु वो बाद में कहते हैं कि अब हमारा जो मन है वो वहाँ पे फिजिकली वोट डालने का है, परंतु वो संभव नहीं होगा। जो एक बार मतदाता है, वोटर है, उसको PB मार्क कर दिया गया है, उसको जो है वो PB के माध्यम से ही उसको वोट देना रहेगा। और इस बार हमने सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर 2-2 ऐसे पोलिंग स्टेशन चिन्हित किए हैं जो ऑल विमेन पोलिंग स्टेशन रहेंगे, जहां पर सारी जो पोलिंग पार्टीज हैं और जितनी हमारी सिक्योरिटी रहेगी वहां पे वो सारी विमेन रहेंगे और वहां फीमेल्स रहेंगी। और एक फीमेल एम्पावरमेंट के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो डायरेक्शन है उनके अधीन ये जो स्टेप है वो लिया गया है। और इसमें लगभग जो हमारी क्योंकि 2 पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी चूज किए गए हैं तो पूरे जिले के अंदर 30 ऐसे पोलिंग स्टेशन रहेंगे जो विमेन जो पोलिंग स्टाफ है उनके द्वारा मैन किए जाएंगे। और सिमिलरली एक जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की हम बात करते हैं उनकी एम्पावरमेंट के लिए भी हमने 5 पोलिंग स्टेशन ऐसे पूरे जिला के अंदर चूज किए हैं जिनमें जो पोलिंग स्टाफ है वो दिव्यांग जन रहेंगे। और यदि हम लॉ एंड ऑर्डर स्थिति से बात करें तो हमारे यहाँ जिले के अंदर जो 1625 के अंदर से वल्नरेबल पोलिंग स्टेशन 291 जो है वो पुलिस और हमारी जो मजिस्ट्रेट्स की टीम है उनके द्वारा चिन्हित किए गए हैं। और क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन 158 जो है वो चिन्हित किए गए। क्रिटिकल का अर्थ ये होता है कि या तो पहले उस पोलिंग स्टेशन के अंदर पिछले इलेक्शंस के दौरान कोई वायलेंस के इश्यूज रहे हो, या वहाँ पे रीपोल रहा हो, या फिर पिछले कुछ समय में वहाँ पे कुछ ऐसे लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज रहे हो जहाँ पर ये संभावना है कि उन पोलिंग स्टेशंस के जो जुरिस्डिक्शन है उसमें जो ब्रीच ऑफ पीस रहेगा या लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज रहेंगे। तो इस संदर्भ में 158 आउट ऑफ 1625 जो है वो पूरे जिले के अंदर आइडेंटिफाई किए गए हैं। और इसमें खास बात ये रहती है कि इसमें जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है उनका आधा सेक्शन हर जो पोलिंग स्टेशन के ऊपर तैनात रहता है ताकि एक निष्पक्ष की जो एक हम बात करते हैं इलेक्शंस की उसमें एक फेयरनेस नजर भी आनी चाहिए कि एक्सटर्नल जो पार्टी है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज उनकी तरफ से ये जो हमारा क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है उनको मैन किया जाएगा। और वल्नरेबल पोलिंग स्टेशंस के अंदर भी जो हमारी पुलिस की नफरी होगी वो सामान्य पोलिंग स्टेशन से ज्यादा होगी। उसमें एक हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल रहेंगे और सामान्य पोलिंग स्टेशन के अंदर जो होमगार्ड है और एक कांस्टेबल की जो नफरी है वो पुलिस द्वारा की जाती है।
यदि हम बात करें हमारे यहाँ मैक्सिमम जो वोटर्स हैं और जो मिनिमम वोटर्स हैं पोलिंग स्टेशन के अंदर, हमारे मैक्सिमम सिद्धबाड़ी जो हमारा पोलिंग स्टेशन है 18 धर्मशाला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, इसमें 1494 वोटर हैं। ये हाईएस्ट हैं पूरे जिला कांगड़ा के अंदर। चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस थी कि 1500 से ज़्यादा जो वोटर्स हैं वो एक पोलिंग स्टेशन पे नहीं होने चाहिए थे, तो हमने लगभग 2 महीने पहले यहाँ पे 3 पोलिंग स्टेशन और नए क्रिएट किए हैं, जिसमें जो एक तो या तो फुट का डिस्टेंस हो वो भी 2 किलोमीटर से कम होना चाहिए, और जो नंबर ऑफ इलेक्टर्स हैं वो भी अपना जो है वो 1500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो मिनिमम हमारे इलेक्टर्स हैं वो 6 नूरपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कलांगन हमारा एक पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर 75 इलेक्टर्स हैं, और इसके अतिरिक्त हमारा जो बड़ा बंगाल का ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे भी लगभग 42 जो इलेक्टर्स हैं वो वहाँ पे अपना वोट देंगे। चूंकि वो ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन के रूप में जाना जाता है तो इसलिए वो मिनिमम नहीं रहेगा। मिनिमम हमारा कलांगन का जो नूरपुर के अंदर हमारा जो पोलिंग स्टेशन है वो रहेगा। और इलेक्शन प्रोसेस को एकम्प्लिश करने के लिए एक पूरी नोडल ऑफिसर्स की जो टीम है उसकी तैनाती की गई है। और इसमें यदि हम बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए एसपी कांगड़ा और एसपी नूरपुर जो जिम्मेदार रहेंगे पूरे जिले के अंदर। और जो स्वीप एक्टिविटीज और एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग की जो बात होती है उसके लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वो इसके लिए नोडल अधिकारी रहेंगे। जितना भी हमारा ईवीएम रिलेटेड जो काम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का, उसकी एफएलसी भी जहाँ पे की गई है हाल ही में 2 महीने पहले, और उसके रिलेटेड जितना भी कार्य है उसके नोडल ऑफिसर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहेंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के एनफोर्समेंट के लिए भी जो हमारे नोडल ऑफिसर हैं वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहेंगे। हमारे जो बाकी ऑब्जर्वर्स के लाइजनिंग है या व्हीकल मैनेजमेंट है उसके लिए असिस्टेंट कमिश्नर टू डिप्टी कमिश्नर नोडल ऑफिसर रहेंगे। और तमाम जैसे एक्साइज की हम बात करते हैं, अल्कोहल लिकर की बात करते हैं, लीगल या इलीगल उसकी ट्रैकिंग की बात करते हैं, उसके लिए डिप्टी कमिश्नर एक्साइज धर्मशाला और डिप्टी कमिश्नर एक्साइज नूरपुर अपनी रिस्पेक्टिव जुरिसडिक्शंस के अंदर रहेंगे। और जितने भी हेल्थ रिलेटेड या कोविड रिलेटेड प्रोटोकॉल्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आएंगे उनके लिए जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं वो जहाँ पे नोडल रहेंगे। और हमारी ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट यदि हम बसेस वगैरह की बात करते हैं तो उसके लिए जो डीएम एचआरटीसी हैं वो नोडल अधिकारी रहेंगे। जो मैंने बात कही पहले, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, ऐसे मतदाता जो दिव्यांगजन हैं, उनकी फैसिलिटेशन के लिए जो हमारे नोडल अधिकारी हैं जिला स्तर पर वो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर रहेंगे। और इसी प्रकार जो जितने भी ये ऐसे टास्क हैं सभी एसडीएम्स को, सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स को ये डायरेक्शंस हैं कि अपने अपने वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भी नोडल ऑफिसर इन सभी टास्क के लिए नियुक्त करें, और सभी ने जो नियुक्ति है वो कर भी ली है। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट प्लान की, अगर हम बात करें तो हमारा मेजर यहाँ पे बाय रोड जो है वो हमारी ईवीएम्स ट्रांसपोर्ट रहती हैं। और इसमें सिर्फ एक बड़ा बंगाल और सतकुथिड़ा, जैसे मैंने पहले बताया कि वहाँ पे रिस्पेक्टिवली बाय हेलीकॉप्टर और बाय जो बोट है वो ईवीएम्स और पोलिंग पार्टीज को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हमारे यहाँ जो ईवीएम्स हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, उनका भी पर्याप्त मात्रा में वो अवेलेबल हैं। हमारे पास इस समय जो एफएलसी ओके मशीन्स हैं वो बैलेट यूनिट्स 2932 हमारे जो वेयर हाउस है उसके अंदर स्टोर्ड हैं। हमारे जो कंट्रोल यूनिट्स हैं 2589 हमारे पास एफएलसी ओके कंट्रोल यूनिट्स हैं। और वीवीपैट जो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल है वो 2943 हमारे पास उपलब्ध है। ये जो पर्याप्त मात्रा के अंदर लगभग 160 से 180% के बीच में जो हमारे पास इनकी अवेलेबिलिटी है। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो डायरेक्शंस हैं उनके अनुसार लगभग 130% जो है वो उनको चाहिए होती हैं। और इसमें बहुत जल्द जैसे ही हमारी गैजेट नोटिफिकेशन होगी उसमें माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जो सीईओ हैं हिमाचल के उनकी तरफ से हमें डायरेक्शंस मिलेंगी कि कब इन एफएलसी ओके मशीन्स को फर्स्ट रैंडमाइजेशन के बाद रिस्पेक्टिव जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनके अंदर शिफ्ट करना है। और जो हमारे स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं और काउंटिंग सेंटर्स हैं सभी जो 15 हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं उन सब के अंदर, निर्वाचन क्षेत्रों के अंदर उनका चयन कर लिया गया है। और पर्सनली मैंने और एसपी ने उनको विजिट भी कर लिया है। और उसके अंदर जो तमाम तैयारियां हैं, चाहे वो स्ट्रॉन्ग रूम के लिए हो चाहे वो काउंटिंग सेंटर के लिए हो, उन तैयारियों को सुनिश्चित किया जा रहा है। और जो एक फुल प्रूफ स्टोरेज है ईवीएम्स की, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो डायरेक्शंस हैं उनके अनुसार हम लोग यहाँ पे सुनिश्चित करेंगे। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ सभी लोगों को, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, कि ईवीएम्स की जो मैनेजमेंट है उसके अंदर किसी भी प्रकार की जो नेग्लिजेंस है वो नहीं की जाएगी। और जो भी प्रोटोकॉल है माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के
एक फ्री और फेयर इलेक्शन कराने के लिए उनको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंदर सुनिश्चित किया जाएगा। यदि हम लॉ एंड ऑर्डर की आगे बात करें तो हमारे लगभग ऐसे 57 पोलिंग स्टेशन हैं जो इंटर स्टेट जिनका बॉर्डर पड़ता है, जिसमें जो हमारे 6 जो नूरपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है इसके अंदर 17 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिनका पठानकोट जिला है पंजाब में उसके साथ बॉर्डर लगता है। इंदौरा जो 7 इंदौरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है इसमें 27 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिनका जो बॉर्डर है वो पंजाब स्टेट के साथ लगता है, ये भी प्राइमरीली पठानकोट के साथ लगता है। 8 फतेहपुर में 7 ऐसे पोलिंग स्टेशन है और 11 जसवा परागपुर में के अंदर 6 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जो अपना बॉर्डर शेयर करते हैं नेबरिंग स्टेट ऑफ पंजाब के साथ। और ये पठानकोट और होशियारपुर 2 ऐसे ज़िले हैं जिनके साथ इनका जो बॉर्डर है वो शेयर होता है। और इसमें 20 सितंबर को हमारी जो एक इंटर बॉर्डर जो कन्वर्जेंस मीटिंग है डीसी पठानकोट, डीसी होशियारपुर, एसपी पठानकोट और एसपी होशियारपुर के साथ हो चुकी है। और इसमें जो उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि एक तो जो पैरोल जंपर्स हैं, नॉन अवेलेबल वारंट्स के केसेस हैं या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स के केसेस हैं, उनकी टाइमली इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ शेयर की जाए। और जो उनकी तरफ से इनकम टैक्स, एक्साइज या पुलिस के नोडल अधिकारी हैं उनका एक बेहतर समन्वय बनाने के लिए एक जो व्हाट्सएप ग्रुप भी और एक जो कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है उसको एस्टेब्लिश किया जाए। और ये भी उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि जॉइंट रेड्स यदि कोई ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट जो है वो आर्म्स की, कैश की, लिकर की वो इलीगली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है, तो उसमें जितना भी वहाँ पे उनके एरिया के अंदर लिकर वेंट्स हैं उनके ऊपर भी एक जो विजिल हैं उनके ऊपर भी एक जो कड़ी निगरानी है उनकी तरफ से बने। और अपना स्पेशली जो मैरिज पैलेसेस हैं वहाँ पे लंगर हॉल्स हैं और वहाँ पे जो एडजॉइनिंग इंटरस्टेट विलेजेस हैं उनमें अगर हमारे यहाँ कोई कैंडिडेट्स हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके द्वारा किसी वोटर को ल्योर किया जाता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमारे साथ टाइमली शेयर की जाए ताकि उनके ऊपर जो कार्रवाई है वो की जा सके। जैसे ही कल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, इसमें जो एक आर्म्स का वेपन्स की हम बात करते हैं, लगभग 23,000 वेपन्स डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंदर लोगों ने सेल्फ प्रोटेक्शन और क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए लिए हुए हैं। और इसमें लगभग हमने एक जो मैसिव एक्सरसाइज की थी, इससे पहले हमने थानावार उन जो वेपन्स हैं उनकी डिटेल्स पुलिस के साथ शेयर की थी और पुलिस को आग्रह किया था कि सभी जो वेपन होल्डर्स हैं उनको जो एक टेलीफोनिकली उनके साथ एक कम्युनिकेशन किया जाए ताकि जो वेपन्स की डिपॉजिट है उसको अपना इंश्योर किया जाए। और जैसे ही कल इलेक्शंस अनाउंस हुए तो जो सेक्शन 144 है, धारा 144 की जो एक जो नोटिफिकेशन है वो जिला में इशू की गई है कि ऐसे कितने भी कोई भी ऐसा लोग हों जिनके पास वेपन्स हों वो उन वेपन्स को कैरी नहीं कर सकते और उसको अपने जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है या फिर जो हमारे आर्म एंड एमुनिशन डीलर्स होते हैं उनके पास उन वेपन्स को जमा करवाएं। ये सभी को डायरेक्शंस दी गई हैं। हालांकि इसमें जो बैंक्स के सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस पर्सनल हैं उनके जो वेपन्स हैं इस ऑर्डर से एग्जेम्प्ट होंगे। साथ ही साथ सभी लोगों को ये भी अपील की जाती है, क्योंकि हमारी जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग है उसका भी जो कार्य है वो शुरू हो गया है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहूँगा। इसमें जो स्ट्रक्चर है वो ये रहता है कि हमारे जो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स हैं वो 4 ऑब्जर्वर्स हैं, वो हमारे मंडे को जिस दिन डेट ऑफ नोटिफिकेशन है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाएंगे और सभी को जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है बांटी गई हैं। एक जो इलेक्शन ऑब्जर्वर, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर है उनको जो हमारे पालमपुर, बैजनाथ, सूला और जैसिमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी दी गई है। एक एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर को धर्मशाला, नगरोटा, शाहपुर और कांगड़ा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो दी गई है। एक जो हमारे इलेक्शन ऑब्जर्वर है उनको ज्वालामुखी, देहरा और परागपुर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो दी गई है। और एक जो इलेक्शन ऑब्जर्वर है एक्सपेंडिचर के उनको नूरपुर, इंदौरा, फतेहपुर और ज्वाली जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो दी गई हैं। परसों जैसे ही हमारे एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स आएंगे उनके नंबर्स भी अपना सभी आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों को सर्कुलेट कर दिए जाएंगे ताकि कोई भी शिकायत यदि होती है उसके लिए हमने यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर भी किया है। परंतु कोई डायरेक्टली ऑब्जर्वर के साथ बात करना चाहता है कोई व्यक्ति, उसके लिए भी हम लोग फैसिलिटेट करेंगे। इसमें जो हमारी एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग है इसमें जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं और स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स हैं वो 3-3 सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर गठित कर दी गई है, उनकी ट्रेनिंग कर दी गई है और उन्होंने कल से जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हुए हैं अपना मोर्चा संभाल लिया है। तो पूरे जिले में लगभग हमारी 90 ऐसी टीम्स रहेंगी जो स्टैटिक सर्विलेंस और फ्लाइंग स्क्वाड्स का काम करेंगी। और स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स जो है वो नाके लगा के रैंडम चेकिंग की जाएगी व्हीकल्स की, ताकि कोई ऐसा जो कैरी ना कर रहे हो कैश या ऐसे गिफ्ट्स जो वोटरों की, मतदाताओं के प्रलोभन के लिए वो इस्तेमाल करें।
और जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं वो भी अपना जो कार्य है वो दो प्रकार से करेंगी। एक तो जो उनको कंप्लेंट्स आएंगी कि वहाँ पे कोई कैंडिडेट किसी अपना जब कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी मतदाताओं का प्रलोभन कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो रेड है वो फ्लाइंग स्क्वाड के माध्यम से की जाएगी। या फिर कोई अगर मान लीजिए आचार संहिता रिलेटेड कोई वायलेशन रहती है, कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की कोई वायलेशन की कोई कंप्लेंट रहती है, उस पर भी जो कार्रवाई है वो फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा की जाएगी। और इसमें एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यदि कोई सीजर होता है, यदि मान लीजिए, मेरी अपील सभी लोगों से यह भी रहेगी कि 50,000 से ज़्यादा जो कैश है वो कैरी करना प्रतिबंधित है। और यदि आपने कोई कैश कैरी करना है इससे ज़्यादा तो आपको उसका एग्जैक्ट सोर्स किस चीज़ के लिए आप ले जा रहे हैं, उसको कहाँ से आपने निकाला है, उसके जो दस्तावेज होने बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो सीज कर लिया जाएगा। और नागरिकों को परेशानी ना हो तो इसलिए एक डिस्ट्रिक्ट स्तर पर एक कमेटी का भी गठन किया गया है जिसमें जो एडीसी कांगड़ा है उनकी उस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। और यदि कोई भी सीजर होता है कहीं भी, चाहे वो कैश को रिलेटेड हो, चाहे वो लिकर को रिलेटेड हो, चाहे वो ज्वेलरी को रिलेटेड हो, तो उस सीजर के अगेंस्ट कोई अगर अपील करना चाहता है तो इस एडीसी की कमेटी को वो कर सकते हैं। और इसमें मैं सभी की कन्वीनियंस के लिए फ़ोन नंबर लिखवाना चाहूँगा 8894952886। यदि किसी भी व्यक्ति का सीजर किया जाता है और वो इस डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी को कंप्लेंट अपील करना चाहता है तो इस नंबर पे कर सकता है। दोबारा रिपीट करूंगा 8894952886। इस पे वो डायरेक्टली बात भी कर सकता है या फिर DRDAKAN-HP@nic.in पे अपनी जो अपील है उसको भेज सकता है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा DRDAKAN-HP@nic.in। इसके अतिरिक्त हमने यहाँ पे एक 24/7 एक टोल फ्री नंबर की भी हेल्पलाइन की व्यवस्था की है। यदि इसके अतिरिक्त कोई भी कंप्लेंट होती है, चाहे वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेके है, चाहे वो किसी और प्रकार की जानकारी चाहते हैं, तो वो इस टोल फ्री नंबर पे जो हमारे यहाँ मॉनिटरिंग सेल है उसमें एक टोल फ्री नंबर एस्टैब्लिश किया गया है और ये 24/7 वर्क करेगा, उसके अंदर संपर्क कर सकते हैं। इसका नंबर भी मैं लिखवाना चाहूँगा 1800-180-8013। दोबारा बोलूँगा 1800-180-8013। ये हमारा टोल फ्री नंबर है। और इसमें कोई भी यदि किसी वोटर को कोई इंटिमिडेट करता है, उसको ल्योर करने की कोशिश करता है, उसको प्रलोभन देने की कोशिश करता है, तो इस टोल फ्री नंबर पे आप कोई भी मतदाता है वो संपर्क कर सकते हैं और कोई भी जो कंप्लेंट है इसके माध्यम से रजिस्टर की जा सकती है। इसके अतिरिक्त एक सी विजिल एप्लीकेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनकी एप्लीकेशन है। इसके माध्यम से भी कोई भी व्यक्ति जो है वो अपना एक कोई भी कंप्लेंट है वो रजिस्टर कर सकता है। और जो टर्न अराउंड टाइम है उसका कंप्लेंट का जो निवारण अगर उसकी एस्केलेशन नहीं होती है तो 100 मिनट रखा गया है। यदि कंप्लेंट कोई करता है उसके 100 मिनट के भीतर जो उस पर कार्रवाई है वो उस कंप्लेंट के ऊपर की जाएगी। इसके अतिरिक्त जिला के अंदर जितने भी हमारे इलेक्शन रैलीज के प्लेसेस हैं, जितने भी हमारे हेलीपैड्स हैं, उनको भी नोटिफाई जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं उनके द्वारा कर दिया गया है। और उसकी जो प्रति है सभी जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको प्रोवाइड कर दी गई है। और इस बार एक सुविधा एप्लीकेशन का जो यूज़ है वो किया जाएगा। इसमें जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं यदि वो किसी प्रकार की परमिशन चाहती हैं, चाहे वो किसी रैली की परमिशन है, चाहे वो एक ऑफिस एस्टैब्लिश करने की परमिशन है, चाहे वो इवन होर्डिंग लगाने की परमिशन है, किसी भी प्रकार की परमिशन को वो ऑनलाइन प्रोसेस कर सकेंगे सुविधा एप्लीकेशन के लिए। और जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है यानी कि डिप्टी कमिश्नर है, उनके माध्यम से सिर्फ हेलीपैड्स की जो परमिशन है, हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की जो परमिशन है वो प्रोवाइड की जाएगी। वो भी सुविधा एप्लीकेशन के माध्यम से जो है वो की जा सकती है। और इस बार माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नया जो इनिशिएटिव लिया है वो एक जो हमारे इलेक्शन के नॉमिनेशंस हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो भी अपना जो ऑनलाइन है नॉमिनेशन सुविधा एप्लीकेशन के माध्यम से भर सकते हैं। और इसमें जो मेरा सभी जो प्रत्याशी हैं उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि इसके अंदर त्रुटि होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बाद में ऐसे कई इंस्टांसेस देखने को मिलते हैं जहां पर नॉमिनेशन भर दिया गया है परंतु उस नॉमिनेशन में कोई त्रुटि होने के कारण उस नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, और जिसकी वजह से लिटिगेशन भी और इनकन्वीनियंस भी जो एक हम बात करते हैं लोकतंत्र में एक सभी को एक आज़ादी है एक चुनाव लड़ने की और अपने एरिया का प्रतिनिधि बनने की, तो वो उस इनकन्वीनियंस से बच पाएंगे। और यदि सुविधा एप्लीकेशन के माध्यम से वो अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर सभी फील्ड्स हैं वो मैंडेटरी हैं
और इसमें जो एक एंड में जो प्रिंट आउट निकलेगा जो उनको रिटर्निंग ऑफिसर को जाके देना है, उसमें कोई भी त्रुटि होने की संभावना बहुत ही न्यूनतम है, ताकि जो इनका एक टाइम जो हम बात करते हैं नॉमिनेशन भरने का, उसके दौरान उनको कोई भी हासिल जो है वो ना हो सके। इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे लगभग 53 ऐसे आइटम्स हैं जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए जिनके रेट्स जो डीओ द्वारा मेरे द्वारा जो नोटिफाई कर दिए गए हैं, और इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो हमारी इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम्स हैं, इनकी आज भी एक मॉर्निंग के अंदर जो ट्रेनिंग है वो की गई है, और इसमें जो उनकी सभी डिटेल्स हैं, सभी निटिग्रिटीज़ हैं इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग की, सभी असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स को उन निटिग्रिटीज़ के बारे में बता दिया गया है, ताकि जैसे ही हमारा जो गैजेट नोटिफिकेशन होती है और हमारा एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स ज़िले के अंदर आते हैं, वैसे ही हमारा इसका जो काम है वो सुचारू रूप से शुरू हो सके। यदि मैं बात करूं ज़िला स्तर पर जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, तो एक ई कैच एप्लीकेशन डीओ ऑफिस द्वारा बनाई गई है, और ये एनआईसी द्वारा एप्लीकेशन इसको बनवाया गया है। इसमें बेसिकली जो कांगड़ा एप्लीकेशन फॉर ट्रैकिंग चुनाव जो है उसका शॉर्ट फॉर्म ई कैच रखा गया है, और इसके अंदर जितने भी हमारे स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स हैं, जितनी हमारी फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, जितनी हमारी पुलिस के दस्ते हैं, जितने हमारे एक्साइज के दस्ते हैं, इन सबको लॉगिन आईडीज प्रोवाइड किए गए हैं, और डेली बेसिस पे, एक रियल टाइम बेसिस पे इसमें जो भी सीजर, चाहे वो कैश का हो, चाहे वो आर्म्स का हो, चाहे वो गोल्ड का हो, सिल्वर का हो, लिकर का हो, ये सारा सीजर इसके अंदर अकाउंट फॉर किया जाएगा। और इससे एक जो मॉनिटरिंग है, इन टीम्स की भी मॉनिटरिंग हमारे द्वारा संभव रहेगी, क्योंकि 90 टीम्स हैं, उनकी मॉनिटरिंग करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, और ये भी नहीं पता रहता कि कौन सी जो स्टैटिक सर्विलेंस टीम है वो प्रॉपरली अपने जो चेक पोस्ट एस्टैब्लिश कर रही है कि नहीं, कितने व्हीकल्स उनके द्वारा चेक किए गए हैं नहीं। तो इसके माध्यम से एक यहाँ पे रेड अलर्ट्स हमें प्राप्त हो जाएंगे कि यदि कोई जो सर्विलेंस टीम्स हैं अपना कार्य ढंग से नहीं कर रही हैं, तो उनको पुल अप किया जा सके, उनको डायरेक्शंस दी जा सके कि अपना जो कार्य है उसको करें। इसके अतिरिक्त हमारा जो स्वीप के तहत हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा जो कार्य है वो हुआ है। मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ 3 ऐसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, बैजनाथ, जयसिंहपुर और परागपुर, जिसके अंदर हमारा जो पोलिंग परसेंटेज है वो 70% से जो कम रहा है पिछले विधानसभा चुनाव में 2017 में। और इसमें एक फ्लेम ऑफ डेमोक्रेसी, ह्यूमन चेन, और जो हमारा एक वॉल ऑफ डेमोक्रेसी है, एक सिग्नेचर कैंपेन है, उसके माध्यम से इन पोलिंग स्टेशंस पर भी स्पेसिफिक और इन जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भी एक अवेयरनेस के ऊपर जो कार्य किया जा रहा है, और मेन फोकस ये किया जा रहा है कि जो लोग हैं अपना, जो स्पेशली अर्बन एरियाज के अंदर आमतौर पर देखा जाता है कि अर्बन एपैथी बहुत ज़्यादा होती है, कि जिस दिन चुनाव है, इस बार भी शनिवार का दिन है, तो लोगों को लगता है कि वो छुट्टी का दिन है, तो उस दिन अपना घर से बाहर ना निकलें और अपना छुट्टी को एंजॉय करें। परंतु एक जो कर्तव्य है, ये मताधिकार अधिकार के साथ साथ ये हमारा फ़र्ज़ भी है, और इसके ऊपर जो बहुत ज़्यादा जो स्वीप की एक्टिविटीज़ हैं वो पूरे ज़िले के अंदर की जा रही हैं। हमने यहाँ पे 2 इलेक्शन सॉन्ग्स, एक तो हमारे एसपी कांगड़ा ने जो इलेक्शन सॉन्ग है उसको भी अपना उसके माध्यम से एक जो अवेयरनेस है उसका प्रयास किया है। एक और यहाँ पे हिंदी के अंदर जो सॉन्ग है उसको शुरू किया गया, और साथ ही साथ इलेक्शन क्विज के माध्यम से जितने भी हमारे नए वोटर्स हैं उनको जो एक इन्फॉर्मेशन है इलेक्शंस के बारे में, और साथ साथ उनको एक अवेयरनेस है उसके बारे में जो प्रयास है वो किया गया है। और ये जो कुछ स्वीप के इनिशिएटिव्स हमारी तरफ से रहे हैं और आगे भी ये जारी रहेंगे, और मेरी सभी जो मतदाता हैं उनसे निवेदन रहेगा कि डेट नोट कर लीजिए, 12 हमारे जो नवंबर है उस दिन जो पोलिंग है वो होनी है, और उस दिन ज़रूर वो बाहर आएँ, अपने पोलिंग स्टेशन में जाएं और अपना मताधिकार का जो प्रयोग है वो करें। टाइमिंग जो गजट नोटिफिकेशन है उसमें जो क्लैरिटी है वो आएगी, क्योंकि अभी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अनाउंसमेंट होती है उसमें एक जो मेजर शेड्यूल है, मतलब जो मेजर आउटलाइन है सभी एक्टिविटीज़ की वो दी जाती है, परंतु जो एक डिटेल्स हैं, चाहे हम पोलिंग पार्टीज़ की रैंडमाइजेशन की बात करें, उनकी ट्रेनिंग की बात करें, पोल टाइमिंग्स की बात करें, ईवीएम्स की मूवमेंट की बात करें, वो सारी जो गजट नोटिफिकेशन के साथ ही उसके अंदर क्लैरिटी आएगी। ये जो फॉर्म 12D है, यदि आपने कहा कि जो एक बार भर देंगे वो उनको मैसेज मतदान करना है, किसी ने नहीं भरा है, लास्ट में कोई कंडीशन नहीं है पोलिंग स्टेशन में जाने की? देखिए, इसमें जो है वो 5 दिन का समय जो है वो दिया जाता है, और इसमें जो जिस व्यक्ति ने 5 दिन के भीतर अपने जो फॉर्म डी भरकर 12D भरकर अपनी कंसेंट दे दी है,
उन्हीं को एक जो पोस्टल बैलेट के माध्यम से मताधिकार करने का जो है वो उनको फैसिलिटी मिलेगी। बाकी लोगों को जिन्होंने नहीं अपना कंसेंट किया है उनको फिजिकली ही पोलिंग स्टेशन पे आके, नहीं, इनिशियली आफ्टर द गेजेट नोटिफिकेशन। पोलिंग डेट सेम रहेगी। बड़ा बंगाल के लिए भी मैं ब्रीफ करना चाहूँगा, हमारा 2 प्रकार से इसके अंदर हमारा जो प्रयास है वो रहेगा। 2 इसमें पार्टीज हैं उनको चिन्हित किया जाएगा। P-3 यदि हम बात करते हैं तो इसका अर्थ ये रहता है कि जो हमारा पोल डे है उससे 3 दिन पहले वहाँ पे जो हमारी पोलिंग पार्टीज हैं उनकी मूवमेंट शुरू हो जाएंगी। और जैसे 1625 हमारे पोलिंग स्टेशन है पूरे जिले के अंदर, 1624 हमारे ऐसे पोलिंग स्टेशन है जो P-2 जिनको कहा जाता है 2 दिन पहले वहाँ पे पोलिंग पार्टीज मूव करेंगी। और सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन जो ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन है बड़ा बंगाल का, वहाँ पे P-3 डे पे मूवमेंट होगी। एक हमारी जो अटेम्प्ट रहेगा हेलीकॉप्टर के द्वारा P-3 डे पे भी, और एक ऑल्टरनेटिव जो पार्टी है रिजर्व ईवीएम लेके वो भी होली की तरफ से मूव करना शुरू करेगी। उसका पहला जो पड़ाव है वो होली में रहेगा। उसके लिए एक इंटरमीडिएट स्ट्रांग रूम भी नोटिफाई किया गया है जो हमारी ट्रेजरी है होली की। और P-2 डे पे भी हम लोग यदि P-3 डे पे हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाता है किसी कारणवश, या तो वेदर अनुकूल रहता है या किसी और रीजन से, तो P-2 डे पे भी हेलीकॉप्टर की फ्लाइट को अटेम्प्ट किया जाएगा। और यदि P-2 डे पे भी हेलीकॉप्टर की फ्लाइट नहीं हो पाती है तो हमारी जो रिजर्व पोलिंग पार्टी है वो होली से मूव कर जाएगी और उसका जो पड़ाव है वो धाडी के अंदर रहेगा। वहाँ पे एक आंगनवाड़ी केंद्र है, उसको भी एक इंटरमीडिएट स्ट्रांग रूम के रूप में नोटिफाई किया गया है। और P-1 डे पे भी हमारा अगर जो पोलिंग पार्टी नहीं पहुंच पाती हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो प्रयास है किया जाएगा। और यदि उस दिन भी जो वेदर है वो अनुकूल रहता है तो तब तक हमारी जो ऑन फुट पोलिंग पार्टी है वो वहाँ पहुंच जाएगी और उस दिन जो पोलिंग है ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन पे कंप्लीट कर ली जाएगी। सर कई राजनीतिक वोटिंग बैनर और जुबान लेखन दिख रहे हैं, उसके लिए क्या है? देखिए, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है इसमें 3 प्रकार से जो हमारा जो हस्तक्षेप रहता है। पहला तो जो फर्स्ट 24 आवर्स हैं जो आज अभी शाम को पूरे होंगे, इसमें जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं इनके ऊपर से जितने भी ऐसे पॉलिटिकल फिगर्स हैं या पॉलिटिकल पार्टीज के रेफरेंसेस हैं उनको निकालने का प्रावधान रहता है। नेक्स्ट 48 घंटे के अंदर, मतलब यानी दूसरे दिन जो है वो जितने भी हमारी पब्लिक स्पेसेस हैं, चाहे हम रोड्स की बात करें और चाहे हम किसी और अपना पब्लिक स्पेसेस या गार्डन्स की बात करें या कुछ और बात करें, वहाँ पे उनको जो होर्डिंग्स हैं या पॉलिटिकल पार्टीज के रेफरेंसेस हैं उनको निकालना रहता है। और 72 घंटे यानी कि तीसरे दिन जो हमारे जितने भी प्राइवेट हाउसेज हैं उनके अंदर, प्राइवेट जितने भी हमारे प्रेमिसेस हैं उनके अंदर जो ऐसे होर्डिंग्स लगे हैं जो बिना परमिशन लगे हैं उनको निकालने का रहता है। एक भ्रम ये भी रहता है कि आज इनफैक्ट कई मीडिया रिपोर्ट्स भी देखी जिसमें लगा हुआ था कि नेशनल हाईवे के अलॉन्ग जो है वो प्रशासन उतार नहीं पाया, परंतु उसका जो समय है प्रशासन पूरा कार्य कर रहा है। और इसमें जितने भी हमारे एसडीएम्स हैं वो पर्सनली जाके स्पॉट पर इन होर्डिंग्स को उतार रहे हैं और उसका जो अभी समय है वो 48 घंटे का प्रिस्क्राइब किया गया है। तो यदि उस 48 घंटे के बाद कोई होर्डिंग रहता है तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, टोल फ्री नंबर मैंने आप सबको बताया है, उस पर सूचना दें ताकि अगर कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी या ऐसा कैंडिडेट है जिन्होंने उल्लंघना की है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। सर, जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो चुकी है और अभी तक उनके वोटर कार्ड नहीं बने तो उनके लिए क्या कुछ खास जो रहेगा इस बार? देखिए, ये एक जो स्पेशल समरी रिवीजन है उसके तहत एक बहुत व्यापक कार्यक्रम यहाँ पे चलाया गया है। और इसमें मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक जो यूनिट होता था वो 1 साल होता था, यानी कि जैसे इस साल मतदान होने हैं तो 1 जनवरी 2022 तक जिन्होंने 18 वर्ष की आयु अटेन की है उनको मताधिकार का जो प्रयोग करने के लिए उनको का वो एलिजिबल होते थे अपना वोट बनवाने के लिए। परंतु इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको 4 क्वार्टर्स के अंदर बांट दिए हैं, 3-3 महीने के। और इस बार जो 1 अक्टूबर 2022 तक जिसने 18 वर्ष की आयु अटेन की है वो आगामी चुनावों के अंदर वोट डालने के लिए एलिजिबल है। और इसमें एक बीएलओज के माध्यम से, हमारे सभी एसडीएम्स के माध्यम से, हमारे स्वीप के जो नोडल अधिकारी हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल्स पे, उनके माध्यम से भी एक कार्यक्रम चलाया गया। और मुझे बताते हुए हर्ष है कि लगभग 35,000 नए वोटर जो हैं वो एनरोल किए गए हैं। ये आंकड़ा कभी जिला कांगड़ा ने नहीं छुआ है। और ये अभी भी यदि कोई है तो जैसे मैंने आज बताया, आज लास्ट डे है अप्लाई करने का, यदि आज करना चाहे वो कर सकते हैं। इसके उपरांत जो है वो नए वोटर कार्ड बनने बंद हो जाएंगे। जिला कांगड़ा में कितने वोटर? देखिए, एग्जैक्ट आंकड़ा तो आपको जो एसडीएम धर्मशाला है, क्योंकि इनके जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनके
बैजनाथ और कुछ बैजनाथ के अंदर हैं, कुछ यहाँ पे कुछ पालमपुर के अंदर भी हैं और कुछ यहाँ पे धर्मशाला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भी। ये आपको रिस्पेक्टिव जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से एग्जैक्ट जो फिगर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। सर एक चीज और क्लियर करना चाह रहे थे कि जैसे आपने बताया कि मतदाताओं को जो है वो फोटो कार्ड वोटर कार्ड जो दी जाएगी, स्लिप्स दी जाएंगी, तो वोटर आईडी कार्ड के तहत ही वोटिंग हो पाएगी, क्योंकि कई बार इस तरह की समस्या जो रहती है जब इलेक्शन होता है। तो देखिए, इसमें पहले ऐसी डायरेक्शंस थी कि जिन वोटर्स के पास एक फोटो वोटर स्लिप पीवीसी पीवे उसको कहा जाता है और वो रहेगी, उन्हीं को अपना जो मतदान का अधिकार दिया जाएगा। परंतु इस बार वो जो डायरेक्शन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने विड्रॉ कर ली है और इसमें कोई भी आपका जो एक आइडेंटिफिकेशन का जिसके अंदर आपका फोटो लगा हुआ है उसका एक आप प्रमाण आप एज यूज कर सकते हैं एज आइडेंटिफिकेशन टूल। और उसमें भी आप अपना जो यदि किसी के पास फोटो वोटर स्लिप नहीं है तो भी वो वहां पे जाके अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।